क्या जी बच्चों, क्या हाल चाल है? चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से? आइए फटाफट लाइव हो जाइए ताकि हम क्लास शुरू कर सकें। आपका शेड्यूल टाइम का थोड़ा चेंज हुआ है और उम्मीद करते हैं पहला से बेहतर होगा अब टाइम आपका, क्योंकि लगातार बहुत ज़्यादा क्लास हो जाता था या बीच में गैप कर करके होता था, तो टाइम का थोड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा था। फटाफट लाइव होइए, फिर शुरू करते हैं क्लास। चलो शुरू करें। पहले जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो जो भी लोग लाइव हैं, एक बार हाय लिख दीजिए ताकि पता चले कि आप जगे हुए हैं, लाइव भी हैं और आप जगे हुए भी हैं। बहुत सारे लोग तो मोबाइल क्लिक करके वीडियो ऑन करके छोड़ देते हैं। मयंक चौधरी। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा पढ़ाई शुरू कर लें। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप ये बताओ कि जो चीज़ आपको कहा गया था कि आप पीडीएफ से उतारिए, और जहाँ तक पढ़ाई हुई, क्या आपने पीडीएफ से उस चीज़ को फेयर नोटबुक में उतार लिया? और यदि हाँ, तो उसके किसी भी टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत हुआ समझने में? यदि ऐसा कुछ है तो आप हिंट कीजिए, कुछ भी चैट कीजिए, हम पकड़ लेंगे कि आपको कहाँ दिक्कत हुआ होगा, फिर हम आपको सॉल्व कर देंगे। दूसरी बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पीडीएफ आपको मिला है उतारने के लिए, हैंड रिटन नोटबुक, उसको मैं बोर्ड पर भी ले आऊँ ताकि यहाँ से हम लाइन बाय लाइन आपको समझा सकें। तो हमारा प्रयास ये भी है, हम जल्दी ही उसको भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल यदि आपको पीछे किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। चलिए, हमारे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई वैसा रिप्लाई नहीं आ रहा है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, उसका संकेत, ये सब लिखना आप सीखे। फिर आप समझे तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, मूलक के बारे में, परमाणु के बारे में, अणु के बारे में और आयन के बारे में। आपने देखा कि तत्व शुद्ध पदार्थ है जिसका सबसे छोटा कण परमाणु होता है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तरह के परमाणुओं के आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है। और यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। फिर आपने पढ़ा मूलक। चार्ज स्पेसीज को हम लोग मूलक कहते हैं, वह हर एक चीज जिस पर आवेश हो उसको हम लोग मूलक कहते हैं। और मूलक का जो सबसे छोटा कण होता है उसको हम लोग आयन कहते हैं। तो मोटा मोटी हम ये समझे थे कि एक ही तरह के परमाणुओं का समूह तत्व होता है, एक ही तरह के अणुओं का समूह यौगिक होता है, और एक ही तरह के आयनों का समूह मूलक होता है। तत्व, यौगिक, ये सब आपको आंखों से दिखेगा, लेकिन अणु और परमाणु आपको आंखों से नहीं दिखेंगे। ये सारी बातें हो गई थी। उसमें आप याद कीजिए, एक बात ये बताया गया कि अणु भी तो परमाणु से ही बनता है। जैसे यौगिक का निर्माण एक ही तरह के अणुओं से होता है, और अणु का निर्माण किस चीज से होता है? परमाणु से होता है। तो कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया था बनाने के लिए, या आप असाइनमेंट बनाए होंगे तो उसमें आपको दिखा होगा क्वेश्चन। तो जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन की 100 अणु है, 100 अणु है किसका? H2O का। अब देखिएगा उसमें बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताओ इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो सिंपल सा बात है कि H2O के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो 100 अणु में कितना हाइड्रोजन परमाणु होगा? इसका आंसर होगा 200। 200 हाइड्रोजन एटम। तो आप देखोगे ना, तो ये आपको बना हुआ मिल जाएगा, और एक प्रॉपर भाषा में बना हुआ मिल जाएगा, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन इसी में आगे था कि 10 का पावर 23 अणु CaCO3 में ऑक्सीजन परमाणु कितना होगा? ये क्वेश्चन था। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करना कोई ज्यादा टफ काम तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। इसलिए क्योंकि
आप CaCO3 के एक अणु को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस एक अणु में टोटल कितना ऑक्सीजन परमाणु है? 3। तो एक अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु है, तो 10 का पावर 23 अणु में कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना 10 का पावर 23 ऑक्सीजन एटम। तो ये सारी बातें पिछले क्लास में हुई थी, ठीक है। आइए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। आप मूलक के बारे में पढ़े कि मूलक 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन मूलक और एक होता है ऋण मूलक। धनात्मक आवेश हो तो धन मूलक मूलक और ऋणात्मक आवेश हो तो ऋण मूलक। इस प्रकार आयन भी 2 प्रकार के होंगे, एक होंगे धन आयन और एक होंगे ऋण आयन। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो आप देखेंगे वहां नोटबुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि किसी भी चीज पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है। जैसे अल्युमिनियम पर यदि आप 3 पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ये आवेश कैसे आता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो चार्ज चाहे पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, ये सब आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से या इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से। तो जैसे सोडियम, यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो सोडियम पर 1 प्लस चार्ज आएगा। जैसे मैग्नीशियम, यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अल्युमिनियम, यह 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो अल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कोई भी परमाणु जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे यहाँ सोडियम पर 1 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव है, अल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इसी प्रकार से यदि हम फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो ये F माइनस में बदलता है। ऑक्सीजन यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ये O2 माइनस ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन यदि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये नाइट्राइड आयन 3 निगेटिव चार्जेस पे आ जाता है। तो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, ये सब उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है कि उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या है, अष्टक पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को देगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा, अष्टक पूरा करने के लिए वो कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन देगा या कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन लेगा, ये सब उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। तो इन सभी चीज़ों को आप डिटेल में आगे पढ़िएगा, अभी इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं जानना है। बस आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ या आप एक चीज़ समझ लो कि किसी भी चीज़ पर प्लस चार्ज आता है या माइनस चार्ज आता है तो ये सब इलेक्ट्रॉन की वजह से। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उस पर धन आवेश आता है, और कोई भी चीज़ जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है। किसी भी चीज़ पर उतना ही पॉजिटिव आवेश आता है जितना वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और किसी चीज़ पर उतना ही निगेटिव आवेश आता है जितना वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इन सब बातों को समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों पर हम दोबारा आएंगे और बहुत डिटेल में आएंगे। अभी तो बेसिक चीज़ है, तो जो छोटी मोटी जानकारी आपको पहले से है उसी से संबंधित कुछ कुछ और बात आपको बताया जा रहा है। देखो, थोड़ा सा यहाँ पर परमाणु के संरचना के बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा। परमाणु संरचना या परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना से पहले आप देखेंगे वहां लिखा हुआ होगा परमाणु के मौलिक कण। किसी भी परमाणु का निर्माण 3 कण से होता है, एक इलेक्ट्रॉन से, एक प्रोटॉन से और एक न्यूट्रॉन से। और हर एक परमाणु में ये तीनों कण रहते हैं, एक हाइड्रोजन में सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं रहता है। तो मौलिक कण का मतलब ही उस कण से है जो हर एक परमाणु में उपस्थित हो। जैसे हम यदि हाइड्रोजन लें तो हाइड्रोजन में
इलेक्ट्रॉन एक होता है, प्रोटॉन भी एक होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाद बाकी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और बाद बाकी जितना भी तत्व है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होता है। तो हम परमाणु संरचना से पहले एक बार पीडीएफ देख लें कि उसमें क्या दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है, तो फिर उसी सीक्वेंस में हम आपको बता देंगे। ये सारा सिस्टम पर अपलोड है। चलिए, आपको सबसे पहले दिया हुआ है मूलक के बाद परमाणु के मौलिक कण के बारे में। परमाणु के मौलिक कण। आप सभी लोग जानते होंगे कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वहां पर ये सब लिखा हुआ होगा। अब देखो, कोई भी परमाणु हो ना, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, कोई भी हो, उसमें यही 3 कण होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका ये मतलब है कि ये पूरी दुनिया परमाणु से या अणु से बना, या आयन से बना, अणु परमाणु से बना, और परमाणु सब का सब परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना। इसका मतलब है कि ये जितना पदार्थ हमारे आजू बाजू अगल बगल दिखता है वो सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही है। तो फिर इसमें कोई तत्व हाइड्रोजन, कोई हीलियम, कोई लिथियम, कोई बेरिलियम क्यों है? मेरे कहने का मतलब, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना, हीलियम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना। एक हाइड्रोजन खाली न्यूट्रॉन नहीं रहता, ये अपवाद है, हम बोलने के फ्लो में बोल देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका। हर एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना। तो फिर ये अलग कैसे है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा संरचना पर जाना पड़ेगा और थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो जैसे कोई घर तुम बनाते हो, तो घर बनाते हो तो ईंट के लगने का एक पर्टिकुलर जगह होता है, छड़ के लगने का एक जगह होता है, सीमेंट कहाँ लगेगा, गिट्टी कहाँ लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि जहां तहां डाल देते हैं। तो हर एक परमाणु में ये 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हर एक परमाणु में इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अपनी एक निश्चित जगह होती है। तो परमाणु का संरचना सबसे पहले जानो गोलाकार होता है। परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर ये जो वृत्ताकार पथ दिख रहा है, इसको हम लोग कक्षा कहते हैं। और आप पहले से भी जानते होंगे कि इस नाभिक में 2 कण रहता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है ये कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, ये कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षा में और नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सब परमाणु का यही खेल है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कक्षा में इलेक्ट्रॉन। इसीलिए नाभिक को पॉजिटिव चार्ज से हम लोग दिखाते भी हैं, क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। पॉजिटिव और ये उदासीन, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप पहले से भी जानते होंगे, हमारे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इसको जानते हैं। देखो, किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होता है और ये संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और किसी भी उदासीन परमाणु में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वह परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या के बराबर होता है। इस आधार पर यदि आप कुछ एटम को सेलेक्ट कीजिए, जैसे Fe, हम यदि आपसे पूछें कि बाबू बताओ Fe के एक परमाणु में, लोहा के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो आपको इसके लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए। आप याद कीजिए, पहला क्लास में आपको लिखाया गया था, या आप लिखे होंगे, नोटबुक से भी लिखे होंगे। तो Fe का परमाणु संख्या होता है 26 और परमाणु भार होता है 56। आप याद कीजिए, परमाणु भार को ही हम लोग A कहते हैं और परमाणु संख्या को ही हम लोग Z कहते हैं।
और अभी तुरंत बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 26 के बराबर होगा, प्रोटॉन की संख्या भी 26 के बराबर होगा। और यदि हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटाना पड़ेगा। परमाणु भार है 56 और परमाणु संख्या है 26, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 26 बराबर 30। तो इस तरह से आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई जो भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप जल्दी जल्दी बताइए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, फटाफट जवाब दीजिए। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ। हमारे साथ कुछ लोग लाइव हैं, चलिए जवाब दीजिए। सुजाता, राजा, मयंक, जवाब दो भाई। जवाब नहीं आ नहीं आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आप तो इस बात को या तो समझे नहीं या फिर आप मोबाइल चला के सोए हुए हैं। अब देखिए मयंक चौधरी बोल रहे हैं 56, ये तो गलत हो गया मयंक, 56 नहीं होगा। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास भी होता है 1, यानी ए का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 1। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन होगा 1, प्रोटॉन होगा 1 और न्यूट्रॉन होगा 1 माइनस 1 बराबर 0। एकमात्र हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाद बाकी सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होते हैं। आप देखिएगा वहां पर नोटबुक में नोट करके आपको लिखा हुआ मिलेगा, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा सा तुम समझो इस बात को। देखो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, स्केच है ये, और ये प्लास्टिक टाइप का लग रहा है, ठीक है। प्लास्टिक टाइप का है तो इसमें तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि ये लोहा का है, ठीक है, लोहा है ये। इसको यदि हम दो भागों में काट दें, 2 से 4 भागों में काट दें, 4 से 8 भागों में काट दें और काटते चले जाएं, काटते 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 इतना काट दीजिए, इतना काट दीजिए कि अब ये अविभाज्य हो जाए, जिसके बाद आप इसको काट ना सकें। तो ये पदार्थ लोहा जो कि एक तत्व है, जब आप इसको इतना काट दिए कि अब और ज्यादा काट ना सके, जब ये अविभाज्य हो जाए, तब जो सबसे छोटा कण आपको मिलेगा उसी को कहा जाता है परमाणु, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं परमाणु। और उस परमाणु के अंदर भी 3 तरह अलग अलग तरह के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो नाम हम बार बार अभी ले रहे हैं। और हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अपनी एक निश्चित संख्या होती है, जो निकालने के लिए आपको हर हाल में आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इसी को निकालने का तरीका बताया गया। जैसे मैग्नीज, इसका एटॉमिक नंबर होता है बाबू 25 और एटॉमिक मास होता है 55। इसमें यदि तुम इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये 25 आएगा, न्यूट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो तो ये भी 25 आएगा, लेकिन जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ये आएगा 55 माइनस 25 बराबर 30। इसका मतलब है कि मैग्नीज के एक परमाणु में 25 इलेक्ट्रॉन, 25 प्रोटॉन और टोटल 30 न्यूट्रॉन होता है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको पता हो, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। तो हम एक आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सभी लोग फटाफट बताइए, सोडियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना और न्यूट्रॉन कितना। आप सीक्वेंस में जवाब लिख दीजिए। जैसे आपको ई बराबर, पी बराबर, नहीं एन बराबर, ये सब नहीं लिखना है। जैसे यदि सोडियम में इलेक्ट्रॉन यदि 2 है तो 2, प्रोटॉन 4 है 4, इस तरह से लिखिए। तो बताइए कितना कितना है जल्दी।
मयंक, सुजाता, बताइए। सभी लोग लाइव हैं हमारे साथ, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, ये तो गलत बात है। या फिर आप लिखिए सर, नहीं समझ में आया, फिर हम समझा देंगे दोबारा। देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 11, प्रोटॉन भी होगा 11, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 23 - 11 बराबर 12। ये होगा। चलिए, अब समझ में आया कितना कितना होगा, कैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, यदि क्लास आपका छूटा हुआ है तो पीछे का क्लास कर लो। ठीक है, पीछे का क्लास कर लोगे तो हमारे ख्याल से तुमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक। अब हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे Na+, कोई आपसे पूछे कि Na+ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा और कितना न्यूट्रॉन होगा, तो ये देखो सिंपल चीज है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसके एक सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि वहां एक इलेक्ट्रॉन का वो त्याग कर दिया होगा। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन था, तो 11 में से एक घटा देंगे तो बचेगा 10। प्रोटॉन सेम रहेगा, न्यूट्रॉन जैसे निकालते थे वैसे निकलेगा। चार्ज के आने जाने से या नहीं रहने से इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे परमाणु में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 23 - 11 बराबर। ठीक है। चलिए, अल्युमिनियम 3+ आयन में आप बताइए तो, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बताइए, जवाब दीजिए तो। जल्दी जल्दी तो जवाब दीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, ऐसे में कैसे काम चलेगा बताइए, कैसे पढ़ेंगे फिर। चलो देखो, हम बता देते हैं। अल्युमिनियम का बाबू एटॉमिक नंबर ये होता है 13, और एटॉमिक मास होता है 27। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 13, लेकिन 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो 13 - 3 बराबर 10। प्रोटॉन 13 ही रहेगा, न्यूट्रॉन 27 - 13 बराबर 14।
तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मयंक, आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी गलती हो रही है। कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास कीजिए, धीरे धीरे फ्लो में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले जिनका भी क्लास छूटा है, कोशिश करो पीछे वाला क्लास सब मेंटेन कर लें, क्योंकि आप रिप्लाई उतना बढ़िया नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यह हो सकता है कि आप अ, देना नहीं चाहते हो, या हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, या फिर आपका क्लास छूटा हुआ हो। तो इन सभी स्थिति में यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप प्लीज़ पीछे का लेक्चर देखिए, नोटबुक बनाइए, नोटबुक के एक एक बात को समझिए, जहाँ दिक्कत होती है पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री एक भारी पढ़ाई लिखाई है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो होगी। आज रहने देते हैं यहीं तक, पहले आप पीछे वाला क्लास मेंटेन कीजिए, ठीक है। पहले पीछे वाला क्लास पूरा मेंटेन कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक।